जय हिंद बच्चों। सिंह सर की मुहिम पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस मुहिम के तहत मैं आपको फुल सिलेबस टेस्ट 8 का डिस्कशन हिंदी मीडियम में लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है कि तार के कंपन की आवृत्ति V बराबर P/2L √T/m से दी जाती है। P तार के लूपों की संख्या एवं L लंबाई, T तार में तनाव है। तो M का विमीय सूत्र। तो बच्चा जो आवृत्ति है P/2L √T/m है। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर किया जाए तो ये बनेगा P²/4L² T/m और यहाँ से M बराबर हो जाएगा P² P²/4L² T/μ²। तो ये M जो होगा, P लूपों की संख्या है, ये आपका एक प्योर नंबर है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। लेंथ है तो यहाँ पे L² लिख दिया या L2 लिख दिया। T आपका टेंशन है तो MLT-2 और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो T-2 होता है, T-1 होता है और यहाँ पे पावर 2 लगा है तो T-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे M बराबर ML-1 T की पावर 0 हो जाएगा। तो सही जवाब आपका कहाँ दिख रहा है? ML-1 T की पावर 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कह रहा 3.025 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। बेटा एक सीधा सा लॉजिक होता है कि अगर कोई दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या की दशमलव में बाईं ओर, अगर बाईं ओर कोई अशून्य अंक होता है तो दशमलव के जस्ट बाद आने वाले या दाईं ओर आने वाले शून्य जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे तो 1, 2, 3 और 4, तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। तो हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में किनका परिणामी 9 न्यूटन नहीं हो सकता? बेटा परिणामी होने के लिए अगर दो वेक्टर हैं A और B और उनका मैग्नीट्यूड A और B है तो जो परिणामी का परास होता है, जो परिणामी है वो A- B से लेके A+B तक हो सकता है। अगर दो सदिश हैं जिनके परिमाण A और B हैं तो जो परास होता है वो A- B से लेके कहाँ तक हो सकता है? A+B तक हो सकता है। A- B से कम नहीं होगा, A+B से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पे परिणामी कितना है? 9 न्यूटन। अगर मैं ये देखता हूँ 7 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 9 न्यूटन। तो ये पॉसिबल है, ये सही हो गया। यहाँ पे 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा रही है? 8 न्यूटन। कभी भी इसके बाहर परिणामी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 9 न्यूटन है वो 8 न्यूटन से क्या है? बड़ा है। तो कभी भी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का परिणामी आपका क्या हो जाए? 9 न्यूटन। अधिकतम 8 न्यूटन हो सकता है और अधिकतम सीमा को कभी भी पार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो चांस नहीं बन रहा है वो किस पे बन रहा है? 5 न्यूटन और 3 न्यूटन में। क्योंकि यहाँ पे 10 और 14, तो यहाँ पे मिनिमम कितना होगा? 6 और मैक्सिमम कितना होगा? 14 और इनके बीच में देखो 9 है। तो यहाँ पे तो संभावना है कि इसका परिणामी 9 हो सकता है, लेकिन 5 और 3 में परिणामी 9 पॉसिबल नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में कौन असत्य है? निम्न में कौन असत्य है? कह रहा है फोटान विद्युत उदासीन है। हाँ भाई, फोटान पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये भी सही है। फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है। फोटान की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। हाँ, फोटान मतलब प्लांक की परिकल्पना आपने पढ़ी होगी कि जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और जो छोटे छोटे बंडल हैं उन्हीं को बोलते हैं आप फोटान। और फोटान की ऊर्जा प्रकाश की ऊर्जा की क्या होगी? बराबर होगी। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, करेक्ट हैं। जबकि आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो इस वजह से अपना आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आपका क्या हो गया? 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो गया? 4 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सरल रेखी गति में निम्न में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को व्यक्त करता है? एक समान त्वरण का मतलब है वेग समय के साथ क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा।
यहाँ पे देखो जो ग्राफ है वो एक सरल रेखी है, तो यहाँ पे आपका वेग क्या हो गया, नियत हो गया, तो त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो वेग है, जो स्लोप आप बनाओगे वो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आपका ग्राफ एक समान त्वरण को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है वो धीरे से बढ़ रहा है, मतलब वेग भी समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वेग समय के साथ बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक भी होगा और त्वरण की वैल्यू भी होगी। तो हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा, पहला होगा। तो पांचवें का सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन वापस पांचवी उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित कुल स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। जो स्पेक्ट्रल रेखाएं होती हैं वो होता है n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 अपॉन 2, ये होता है। अब n2 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये n2 हो गया। n1 आपका क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, ये वैल्यू पुट करनी है आपको। 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। ये 4 इंटू 3 अपॉन 2 हो गया। डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आपका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। कुल स्पेक्ट्रमों की स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्या क्या होगी, 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये r है बेटा, ये त्रिज्या है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 54 माइक्रो टेस्ला है। लूप के केंद्र पर आपको सेंटर पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। कह रहा है इसका मान होगा, इसका मान होगा। तो हमें एक फार्मूला पता होता है, हमें एक फार्मूला पता होता है कि जो बी सेंटर है और जो बी केंद्र है अपॉन जो बी अक्ष है, तो अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो वो रेशियो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये फार्मूला बनता है। यहाँ पे केंद्र पर आपको निकालना है, अक्ष पर आपका दे रखा है 54 माइक्रो टेस्ला। 1 प्लस अक्ष पर कितनी दूरी ली गई है, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। त्रिज्या कितनी दे रखी, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पावर 1/2। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये 25/9 आएगा, और 25/9 का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो 5 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। और ये 5/3 की पावर 3 दे रखा है। तो जब यहां पर आप करोगे तो बी केंद्र बराबर 54 और 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 3 का क्यूब 27 हो गया, और 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। तो बी केंद्र आपका हो जाएगा 250 माइक्रो टेस्ला, 250 माइक्रो टेस्ला। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, आपके फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फर्स्ट सही हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको ये फार्मूला याद रखना, तो अपना टाइम बच जाएगा एग्जाम में कि अगर कभी केंद्र और अक्ष पर अनुपात पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का वृत्ताकार लूप या कुंडली के कारण, तो हम लोग ये लगा सकते हैं। कह रहे कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमेलित करना है। बेटा जो टाउ होता है वो होता है R क्रॉस F, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बल आघूर्ण। और जो V होता है रेखीय वेग, वो होता है कोणीय वेग क्रॉस R वेक्टर। और जो कोणीय संवेग होता है L, वो होता है R क्रॉस P, ये P आपका लीनियर मोमेंटम है। ये सही फार्मूले लिख दिए मैंने। अब यहाँ सब मिलाते हैं। टाउ किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ, तो A पर कौन सा आएगा, 3rd नंबर आएगा। V किसके साथ जा रहा है, रेखीय वेग B आपका जा रहा है फर्स्ट के साथ। और जो कोणीय संवेग है C, वो किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा है, A आपका 3rd, B फर्स्ट, C सेकंड। यही पहला ऑप्शन सही दिख गया अपने को। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न कथन दिए गए हैं, नाभिकीय बल न्यूक्लियन के आवेश से मुक्त होता है। हाँ भैया, नाभिकीय बल, नाभिक में जो मूल कण होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसको बोलते हैं नाभिकीय बल।
एक वैज्ञानिक थे युकावा, उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये जो नाभिकीय बल है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का चार्ज है, ठीक है ना। ये वैद्युत बल से क्या होते हैं, डिफर होते हैं, अलग होते हैं, और ये आवेश पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है कि भैया ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। कह रहा किसी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नहीं भैया, परमाणु उदासीन अगर है, उदासीन परमाणु की बात करें न्यूट्रल एटम की, तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब द्रव्यमान संख्या, तो ये स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है, ठीक ना। कह रहा तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सभी नाभिकों का द्रव्यमान उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। हाँ, अगर आपने द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया जाता है कि जब न्यूक्लियन बन रहा होता है तो वहाँ पे कुछ मास डिटेक्ट हो जाता है, कम रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो नाभिक का द्रव्यमान है न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। ओके, तो बच्चा S1 और S3 स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन S2 स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कह रहा है सही कथन चयनित करो। तो आप देखना S1 और S3 कहाँ सही लिखे गए हैं। S1 केवल नहीं, ये गलत है, S1 S2 नहीं, S2 है। ये आपका चौथा ऑप्शन है, S1 और S3 सही है, जबकि S2 आपका क्या है, गलत है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व B के चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश Q विराम की स्थिति पर है, इस पर कार्य करने वाला बल, जब चुंबकीय बल की बात करते हैं तो QVB sin थीटा लेते हैं, या QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर ये रेस्ट पर होगा तो V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चा मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक वस्तु 10I कैप प्लस 20J कैप मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। यदि वस्तु पर त्वरण 2I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है तो वह समय जिसमें वेग का y घटक शून्य होता है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वेग कब शून्य होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो y का कंपोनेंट है वो शून्य होगा। बेटा जो वेग परिवर्तन हो रहा है, अगर जिस दिशा में त्वरण है तो जिस दिशा में त्वरण होता है उसी दिशा में वेग परिवर्तित होता है। यहाँ पे जो त्वरण की दिशा है वो x अक्ष पर है, क्योंकि I कैप लिखा गया है। किस पर लिखा गया है, I कैप लिखा गया। तो जो त्वरण की दिशा है x अक्ष पर लगेगी, तो इस त्वरण की वजह से जो वेग का x घटक होगा वो तो चेंज होगा। y घटक पर कोई भी त्वरण नहीं दे रखा है, y एक्सिस के अलावा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दे रखा। इस वजह से जो वेलोसिटी का y घटक होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो उसमें कहीं लिखा होगा, कह रहा कब शून्य होगा, तो इसमें लिखा है शून्य कभी नहीं होगा। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही था, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था, मोशन इन प्लेन से। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका दे रखा है एक डायोड, और ये जेनर डायोड लगा हुआ बच्चा, और दिए गए परिपथ में 3 किलो ओम प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। जेनर डायोड रिवर्स बायस पे काम करने वाला डायोड होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले I निकालते हैं 30, ये तो सप्लाई वाला वोल्ट हो गया, ये रिवर्स बायस पे काम करता है -18, सॉरी ये V है आपका, सॉरी। तो जो V आपका आया वो 12 वोल्ट आ गया। क्या गया, 12 वोल्ट। अब 3 किलो ओम में आपको धारा निकालना था, तो I बराबर V/R, 12/3 इंटू 10⁻3, ये एम्पियर पे आया। 3 से डिवाइड करोगे 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और इसको लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। तो ये 4 मिली एम्पियर आया, और ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो आपका 12 का सेकंड ऑप्शन है। बस आपको ये याद रखना कि जेनर डायोड रिवर्स बायस पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे 2 किलोग्राम के एक कण पर इस प्रकार कार्य करता है कि समय के सापेक्ष कण की स्थिति x बराबर t³ - 2t + 10 से दी जाती है, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में प्रथम 3 सेकंड में किया गया कार्य होगा। प्रथम 3 सेकंड में किया गया कार्य होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखो ये जो x दे रखा है t³ - 2t + 10, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अपने पास वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी हो जाएगा 3t² - 2, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब आपको निकालना है प्रथम 3 सेकंड में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो इस तरह के डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, तो वहाँ पे वर्क निकालने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रयोग करते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी बोलती क्या है कि W बराबर डेल्टा की। अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, अगर हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालते,
तो फिर जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा। तो वो आप देख रहे हैं -2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम ये निकालते हैं कि 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा, 3 का स्क्वायर -2, और ये आपका आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। V1 V2 दे रखा है, मास अपने पास 2 kg था ही, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 1/2, m की जगह 2 लिखा। V2 आपका कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस, बेटा -2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 621 जूल। और वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से W बराबर डेल्टा के हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और जो डेल्टा के है वही वर्क डन किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपना सही जवाब होगा 621 जूल, और वो आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पर दिख रहा है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है या वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दे रखा हो, तो वहाँ पर हम टाइम की वैल्यू पुट करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और वो सीधे सीधे आपका वर्क डन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया होगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे बल और समय का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। बच्चा अगर आपने पढ़ा हो कि F इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा पी होता है, और ये होता है संवेग परिवर्तन। ये क्या होता है, संवेग परिवर्तन। तो जो भी FT ग्राफ का एरिया होता है, का जो क्षेत्रफल होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, संवेग परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आपका सही जवाब क्या होगा, संवेग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही जवाब होगा संवेग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है वो आपसे कि जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी बतानी है। बच्चा सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है वो मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, लेकिन जो जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो अगर हम 2 से 8 की तरफ जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और फिर जब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की तरफ चलेंगे तो फिर एक बार फिर घनत्व क्या होगा, घटेगा, थर्मल इफेक्ट की वजह से, ऊष्मीय प्रभाव की वजह से। तो इसका सही जवाब होगा कि पहले आपका घनत्व क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और बाद में आपका घनत्व क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ऐसा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है। तो 15 का आपका 3 नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो 48 किलो वजन वाले व्यक्ति द्वारा बंदूक को कसकर पकड़ लिया जाता है। यदि गोली का वेग 20 ग्राम द्रव्यमान 500 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक का वेग ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब भी बंदूक और गोली का कॉन्सेप्ट आता है कि बंदूक किस वेग से पीछे हट रही है, तो हम वहाँ पे संवेग परिवर्तन निकालते हैं कि गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, ठीक है ना। अब यहाँ पे बंदूक किसने पकड़ रखी है, इंसान ने पकड़ रखी है, और उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इंसान ने बंदूक को क्या कर रखा है, कस के पकड़ रखा है। तो यहाँ पर गोली का संवेग m इंटू वी हो जाएगा, और इंसान का प्लस गन का ये आपका संवेग है आपका, ठीक। अब गोली का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ गोली का वेग कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। अगर इधर देखते हैं तो इंसान कितने का, 48 का है, गोली कितने की है, 2 की है, तो 50 हो गया इंटू वी। ध्यान से देखो ये 3 जीरो दिख रहा है, माइनस सेट हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और v बराबर हो जाएगा 10/50। जब डिवाइड करोगे 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा आप कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 पे लिखा है। तो सीधा सीधा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड ये प्रॉब्लम थी, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 17 यदि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ धारावाही परिनालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होगा। बेटा चुंबकीय गुणों के आधार पर जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे फैराडे, उन्होंने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया और बोला कि भैया एक प्रतिचुंबकीय होता है, एक अनुचुंबकीय होता है, एक लौह चुंबकीय होता है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जो अनुचुंबकीय होते हैं वो क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं।
लेकिन जो लौह चुंबकी होते हैं वो अनुचुंबकी के बड़े भाई जैसे होते हैं, इनके पास ज़्यादा पावरफुल जो भी इनमें मैग्नेटाइजेशन होता है उसकी इंटेंसिटी अधिक होती है। तो अगर हम कभी प्रतिचुंबकी को रखेंगे तो वहाँ पर जो भी इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट वो रिड्यूस होता है, घटता है। लेकिन अनुचुंबकी और लौह चुंबकी को रखने पर जो इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो अनुचुंबकी की तुलना में लौह चुंबकी में वो प्रभाव काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो अगर यहाँ पे लिख दिया जाता अनुचुंबकी को तो फिर मैं बोलता कि धारावाहिक प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो उसी दिशा में चुंबकित होते। तो ओवरऑल दोनों का क्या करते हैं, हम सब निकालते। लेकिन यहाँ पे लौह चुंबकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा गया है तो प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। तो हिसाब से आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे लौह चुंबकी की जगह अनुचुंबकी होता तो फिर हमारा आंसर होता बढ़ जाता। फेरोमैग्नेटिक पे जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हाई इंटेंसिटी पे रिप्रेजेंट होती हैं, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन, जड़ता गुण का। m द्रव्यमान है, त्रिज्या r है, 3 ठोस गोले बच्चा व्यवस्थित किए गए, y डैश के परितल इकाई का जड़ता गुण। बच्चों अगर इस गोले की बात करेंगे तो इस गोले के लिए देखो ये वाला एक्सिस इसका व्यास का काम करेगा, किसका काम करेगा, व्यास का। और व्यास के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है, 2/5 mr² होता है। लेकिन इन दोनों गोलों के लिए ये एक्सिस टैंजेंट का काम करती है, स्पर्श रेखा का काम करती है। और स्पर्श रेखा की परितः ठोस गोले का जड़ता गुण 7/5 mr² होता है, और इसका भी कितना होगा, 7/5 mr²। और जब इन सबको हम ओवरऑल जोड़ देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ जाएगा 16/5 mr²। तो आई होप ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा होगा 16/5 mr², और वो दे रखा है तीसरे नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका तीसरा नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 किसी पिंड की तापीय क्षमता मतलब ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी 120 कैलोरी, उसका जल तुल्यांक। बेटा जो जल तुल्यांक होता है वाटर इक्विवेलेंट, उसका भी फार्मूला m/c होता है। और जो थर्मल कैपेसिटी होता है S, उसका भी फार्मूला m/c होता है, जहाँ पे C आपका क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। इनके आंकिक मान समान होते हैं, इनके आंकिक मान क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये कैलोरी में होगा तो जल तुल्यांक हमें ग्राम में लेना होता है, किस में लेना होता है, ग्राम में। अगर यहीं पे जूल लिखा होता, क्या लिखा होता, जूल लिखा होता, तो अपना जल तुल्यांक किलोग्राम में आता। और आंकिक मान समान होते हैं, तो फिर अपना आंसर 120 ग्राम सही होगा। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, तापीय क्षमता या ऊष्माधारिता जल तुल्यांक के आंकिक मान के बराबर होती है, दोनों के यूनिट अलग अलग होते हैं। अगर तापीय क्षमता या ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी है तो जल तुल्यांक का मात्रक हमें किस में लेना होता है, ग्राम में लेना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण का सबसे तेज तरीका होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। 3 प्रकार के तरीके, चालन, संवहन और विकिरण। बाकी 2 की तुलना में ये बहुत तेज तरीका होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट, विकिरण अविविन्यस्त गति से प्रसारित होता है। अविविन्यस्त गति का मतलब रैंडम मोशन, किसी भी दिशा में गति हो सकती है, जबकि ये गलत है। विकिरण हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है, विकिरण हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। तो इस वजह से ये आपका सेकंड कारण क्या हो गया, गलत हो गया। अभिकथन आपका सही है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा है, करें कि दावा मतलब वही असर्शन, अभिकथन सत्य है और कारण गलत है। हाँ यही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका पहला ही ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करें, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, जी इतना दे रखा है, भूमध्य रेखा पर 5 किलो वजन का एक पिंड शून्य हो तो पृथ्वी की कोणीय गति। बेटा भूमध्य रेखा पर पिंड का भार कितना हो गया, शून्य हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फार्मूला ये होता है। अब अगर भूमध्य रेखा पर भार शून्य हुआ है तो भार शून्य होने के लिए जी भूमध्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी भार वहाँ शून्य होगा। तो यहाँ पे 0 पुट किया। अब बेटा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो जो ओमेगा आएगा वो आएगा √g/r, √g/r। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर कभी भी इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर भार इन तक स्थिति की बात करता है तो कोणीय वेग √g/r होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं
आ रही है आपका 6.4 गुणे 10 की घात 6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड या 1.25 गुणे 10 की घात -3 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कुछ आता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में दे रखा है 1/800, तो ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है। तो ये 21 का आपका कौन सा सही हो गया? 3 ऑप्शन सही हो गया। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से, कहाँ से बेटा? सतह से 8 आर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। आर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह से 3.5 आर की ऊंचाई पर दूसरे उपग्रह की समय अवधि क्या है? अगर कैपलर का 2-3 नियम याद हो बेटा तो T प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 होता है। अब इस R का मतलब है रेडियस प्लस हाइट। ये अब यहाँ पे अगर ये फार्म पुट की जाए वैल्यू T1/T2, पहले H की जगह 8R रखोगे तो ये 9R हो जाएगा। यहाँ पे H की जगह 3.5 रखा तो ये 4.5R हो जाएगा कि पावर 3/2 होगा। ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाओगे तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2√2। 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2√2। और बेटा भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसका टाइम पीरियड होता है 1 दिन, तो उसका 24 घंटा। ये याद रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह के लिए आवर्तकाल कितना लेते हैं? 1 दिन लेते हैं, 24 घंटा। और ये हो गया 2√2, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 12/√2। √2 से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो फाइनल आंसर इज 6√2R, 6√2 घंटे आएगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका 4th ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 4th ऑप्शन सही हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहे 2 मीटर तार का 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो यहाँ पे लंबवत भी है, ठीक है ना। अगर लंबवत नहीं चल रहा होगा तो फ्लक्स लाइंस नहीं कट होती है। जब फ्लक्स लाइंस नहीं कट होंगी तो फिर वहाँ पे कोई भी मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पैरेलल की तो बिल्कुल कंडीशन ही नहीं बननी चाहिए। अगर यहीं पे लंबवत की जगह समांतर बोल देता तो कोई भी फ्लक्स लाइंस ना कट होती, तब आपका आंसर क्या होता? 0 होता। यहाँ पे लंबवत कट रहा है तो वी मैक्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा BVL। बी कितना दे रखा है? 0.5। वी कितना दे रखा है? 1। और लेंथ कितनी दे रखी है? 2। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 वोल्ट। और ऐसा कहाँ पे लिखा है? सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सेकंड ऑप्शन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक LR परिपथ में F 50 हर्ट्ज, L 2 हर्ट्ज, ये आपका EMF दे रखा है, जो भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है 5 वोल्ट, और R कितना दे रखा है? 1। प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा, तो सबसे पहले तो हमें L तो दे रखा है, हमें सर्किट पे I निकालना है। क्या निकालना है? I निकालना है। और ये LR सर्किट है, तो LR सर्किट पे हम लोग प्रतिबाधा इम्पीडेंस Z निकालते हैं, और Z का फार्मूला होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर। R² प्लस XL होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है 2πfL, 2πfL का होल स्क्वायर। R कितना दे रखा है बच्चा? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2πfL, 2πfL। अच्छा एक बात और सोचो, मेरे हिसाब से एक बात और सोचो, क्योंकि कैलकुलेशन में फंस जाओगे आप। R की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है ना, तो यहाँ पर अगर 1 को जोड़ोगे भी तो स्क्वायर रूट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। तो जो Z होगा लगभग 2πfL के क्या होगा? बराबर होगा लगभग। अब इसकी हम अलग से वैल्यू निकालते हैं। ये 3.14 और F ये दे रखा है, L ये दे रखा है, ये Z आया, ठीक ना। I बराबर हो जाएगा V/Z। V आपका 5 वोल्ट दे रखा है, Z आपका 2 × 3.14 इंटू ये आपका 100 हो गया। ये जब I आ गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5/628 आ जाएगा, 5/628 आ जाएगा। 3.14 इंटू 100 तो आपका 628 आ गया। अब जो ऊर्जा होती है हाफ LI² होती है, 1/2 L कितना दे रखा है? 2I², ये 25 होगा। और बच्चा 628 का स्क्वायर, 628 का स्क्वायर करना बच्चा, तो 628 का स्क्वायर करने के लिए एक अप्रॉक्स वैल्यू देखी जाए, एक अप्रॉक्स वैल्यू देखी जाए तो
I 5/628 आ रहा है, ठीक है यहाँ तक तो। और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा ये देख रहे हो कि जब ये 628 गुणे 628 आएगा तो जो वैल्यू आएगी इसकी बहुत ही कम आएगी, वैल्यू बहुत ही कम आएगी। और यहाँ पे देखो 50 जूल, 25 जूल, 100 जूल, ये वैल्यू सब बड़ी आ रही है। जबकि यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम इसको 6.28 इंटू 6.28 करें और ऊपर कर दें 10⁻⁻⁴, तो जो भी आंसर आएगा 10⁻⁻ में आएगा। और इसमें कहीं भी 10⁻⁻ दे नहीं रखा, तो अपने टाइम को बचाने के लिए हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो यहाँ पे जो भी डाटा दे रखा है उसके हिसाब से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। अगर हमें निकालना भी पड़े तो 6.28 इंटू 6.28 और 10⁻⁻⁴ ऊपर हो गया तो 36 हो गया। और जब ये 36 हो गया तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग वैल्यू 10⁻⁵ के अराउंड आ रही होगी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4th ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है SHM में त्वरण की दिशा। आपने पढ़ा है कि जो त्वरण होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस विस्थापन होता है, ये होता है। अच्छा एक चीज और, विस्थापन हमेशा साम्य स्थिति से दूर की ओर लेते हैं, चाहे वो पार्टिकल साम्य स्थिति की ओर आ रहा हो या दूर जा रहा हो, हमेशा विस्थापन साम्य स्थिति से दूर की ओर लेते हैं। तो जो त्वरण होता है वो हमेशा किधर की ओर दिष्ट होता है? साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, मीन पोजीशन की ओर दिष्ट होता है। तो SHM का एक प्रॉपर्टी भी होता है। तो जो त्वरण होता है सदैव कहाँ होता है? माध्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का आपका कौन सा सही होगा? 3rd सही होगा। तो आई होप आपके 1 से 25 तक के डिस्कशन में आपको कुछ जो डाउट्स होंगे वो दूर हुए होंगे। और इसके बाद फिर आपको दूसरे सर अपना आगे 26 से 50 कराएंगे। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद। तो बच्चों आप लोगों ने FST 8 के हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन जो कि रोहित सर ने कराया है आपको, वो आपने देख लिया है। सो चलिए अब हम लोग 26 से 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके हिंदी माध्यम के, ठीक है। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो कह रहा है कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए वाष्प घनत्व का अनुपात आपको दे रखा है, ये 1:16 ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे ताप आपका जो दाब है वो कैसा है? नियत है। तो उनके वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात होगा। आपसे क्या पूछा है? वर्ग माध्य मूल वेग। अच्छा, वर्ग माध्य मूल जिसको आप क्या लिखते हो? VRMS आपका होता कितना है बच्चे? ये होता है बच्चे आपका 3p/ρ, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि P जो है वो क्या है? आपका नियत है। जब बच्चे आपका P नियत होगा तो अगर आप फर्स्ट के लिए मान लो हाइड्रोजन के लिए आप कंसीडर कर लो, ये आपका ये क्या है? VRMS V1 है। तो इसे आप क्या लिखोगे? ये हो जाएगा आपका 3p/ρ1। और आप अगर दूसरे ऑक्सीजन के लिए लिखो तो आप V2 के लिए क्या लिखोगे बच्चे? ये हो जाएगा आपका 3p/ρ2, ठीक है। चूँकि रेशियो पूछा हुआ है आपसे तो यहाँ पे क्या करो आप? V1/V2 को कैलकुलेट करो। तो देखो P से P आपका क्या कट हो जाएगा? 3 से 3 भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ρ2/ρ1, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए वाष्प घनत्व का अनुपात आपको दे रखा है जो कि कितना है बच्चे? आपका 1/16। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स वैल्यू है, मतलब ρ2/ρ1 है। और आप जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 16/1। कितना आएगा आपका? 16/1। इसको जब बाहर लाओगे तो ये बचेगा आपका 4:1। सो 4/1 आपका क्या होगा? इसका रेशियो आएगा, जो कि बच्चे है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि रुद्धोष्म प्रक्रिया के दौरान दो गैसों के लिए PV प्लॉट चित्र में दिखाया गया है। सो प्लॉट 1 और प्लॉट 2 को क्रमशः अनुरूप होना चाहिए। मतलब प्लॉट आपका हीलियम या ऑक्सीजन एंड हीलियम या हीलियम एंड आर्गन दे रखा है। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा बच्चे कि हीलियम आपका कैसा है? मोनोएटॉमिक। ये कैसा है बच्चे? आपका मोनोएटॉमिक। और O2 कैसा है आपका? ये है बच्चे आपका डायटॉमिक, ठीक है। और अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रिया की बात करें बच्चे तो इसका जो स्लोप आता है, इसकी जो प्रवणता होती है बच्चे dp/dv इक्वल्स टू ये होता है आपका माइनस का गामा p/v, ठीक है। अब बच्चे गामा क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे गामा होता है आपका 1+2/f। ये बेसिकली होता क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर आप देखोगे
F क्या है आपकी, ये है बच्चे आपकी स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप अगर मोनो एटॉमिक के लिए देखो तो मोनो एटॉमिक के लिए F क्या होता है बच्चे आपका 3 होता है, और अगर आप डाई एटॉमिक की बात करो तो ये क्या होता है बच्चे आपका 5 होता है, ठीक है। तो गामा जरा आप मोनो एटॉमिक के लिए कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1 + 2/3, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देगा आपका 1.66, कुछ ऐसा आएगा वैल्यू, ठीक है। और अगर डायटॉमिक के लिए देखो तो डायटॉमिक के लिए होगा आपका 5 यहाँ पे, तो 1 + 2/5 रखो तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/5, तो ये दे देगा आपको ओवरऑल वैल्यू 1.4, ठीक है। तो अगर आप मोनो एटॉमिक के लिए लिख रहे हो यहाँ पे, जो मोनो एटॉमिक के लिए अगर आप लिखोगे यहाँ पे, तो जो आपका स्लोप है dp/dv वो क्या होगा आपका, दैट इज़ -1.61 p/v। अगर आप डाया के लिए लिख रहे हो यहाँ पे, तो अगर डाया के लिए लिखोगे बच्चे तो ये जो आपका स्लोप होगा dp/dv ये इक्वल टू कितना होगा आपका -1.4 p/v। तो ऑब्वियस सी बात है आपका मोनो का स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू डाया एटॉमिक, ठीक है। तो देखो किसका स्लोप ज़्यादा है बच्चे, अगर आप इस फिगर में देखोगे तो ये जो सेकेंड का है वो स्लोप क्या है बच्चे आपका ग्रेटर होगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। तो स्लोप अगर देखोगे बच्चे, स्लोप क्या होगा आपका, जो 2 है वो क्या होगा आपका स्लोप 1 से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा, ठीक है। सो 1 क्या हो जाएगा आपका, जिसका लेस है बच्चे वो क्या है आपका डायटॉमिक, मतलब ये हो जाएगा O2, और ये क्या होगा आपका मोनोएटॉमिक जो देख रखा है आपका हीलियम, ठीक है। देखो पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि पहला इन्होंने हीलियम दे रखा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे में दोनों ही मोनोएटॉमिक दे रखे हैं और चौथे ऑप्शन में दोनों ही डायटॉमिक दे रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि जैसा कि दिखाया गया है कि आवेशों को एक वर्ग के शीर्षों पर रखा गया है, और मान लीजिए E विद्युत क्षेत्र है और V केंद्र में विभव है, यदि A और B पर आवेश क्रमशः कैसे हो बच्चे D और C आवेशों के साथ परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएं, मतलब यहाँ पे जो आपके चार्जेस हैं वहाँ से क्या हो इसको हम परिवर्तित कर दें, ये यहाँ पे चला जाए और ये चार्ज आपका क्या हो यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो क्या होगा ये आपको बताना है। देखो अगर हम E की बात करें, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर हम V की बात करें तो ये क्या होता है बच्चे, ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, V आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा बच्चे आपका चेंज हो जाएगा, मतलब आपका E क्या होगा परिवर्तित होगा और V क्या होगा बच्चे आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। रीज़न इसका बहुत सिंपल है, ये कैसी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसा है बच्चे आपका स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि आवेश +q और +q एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं तो आवेशों को अनंत तक अलग करने में किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये बच्चे आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ तक की बात हो रही है, अनंत तक की बात हो रही है बच्चे, मतलब इन्फिनाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इसको। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कोई आपका ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसा लिया गया है, आपका समबाहु त्रिभुज लिया गया है, और समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब आपके जो तीनों साइड हैं वो कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। अगर आपका ये L है तो ये भी क्या होगा आपका L होगा और ये भी क्या होगा L होगा। तो ये आपका चार्ज दे रखा है +q और यहाँ पे भी +q है और यहाँ पे भी क्या है आपका +q, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप, तो पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल आएगा वो बच्चे क्या हो जाएगा आपका 3 × ये क्या होगा आपका K Q²/L, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अनंत तक अलग करने में, इसका मतलब आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, अनंत हो गई, तो आपका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे वो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अपॉन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको क्या देता है, ऑलवेज 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगा आपका 3kq²/L, ठीक है। और आप जानते हो बच्चे कि आपका जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज़ नथिंग बट ये माइनस नेगेटिव ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी।
तो यहाँ पे आप वैल्यू यूज़ कर लीजिए, ये हो जाएगा नेगेटिव -3k² अपॉन L। ठीक है, तो जो आपका वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, -3k² अपॉन L, जो कि बच्चे है आपका 4th नंबर। k का वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लो, क्योंकि k का वैल्यू जानते हो क्या होता है आपका 1/4πε0। तो -3q² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4πε0 L। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात से पारगम्य माध्यम में गुजरती है। ठीक है, ये आपको एक पारगम्य माध्यम दे रखा है और जिसकी पारगम्यता आपको दे रखा है कितना है, 4 है। तो तब आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। बच्चे जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपकी, ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं बच्चे कि इसका उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या होगा आपका, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा आपका ε/ε0। ठीक है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 4, यहाँ पे क्या होगा आपका 1, तो जिसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आएगा बच्चे, 2। अब लैम्डा मीडियम क्या होता है आपका, अगर किसी भी मीडियम में हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होता है आपका लैम्डा अपॉन जो भी वैक्यूम में है अपॉन क्या होता है बच्चे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा आपका एज इट इज़ अपॉन एन की वैल्यू रख दो जो कि 2 आई है, तो क्या हो जाएगा आपका जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस का हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं आपसे कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों समान रहती है। जी नहीं, समान तो आपकी आवृत्ति समान है लेकिन तरंग दैर्ध्य समान नहीं है। कह रहे कि तरंग दैर्ध्य 2 गुना हो गया है और आवृत्ति अपवर्तित है, 2 गुना नहीं हो गया है आपका 1/2 हो गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका कट हो गया। अगर आप तीसरे ऑप्शन में देखो बच्चे तो कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य 2 गुना और आवृत्ति आधी हो जाती है। बच्चे आवृत्ति चेंज ही नहीं होगी आपकी, तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आप चौथे ऑप्शन को देखोगे तो तरंग दैर्ध्य आधी हो जाएगी और आवृत्ति क्या रहेगी आपकी अपरिवर्तित रहेगी। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि 3 निस्पंद और 2 प्रस्पंद वाली एक अप्रगामी तरंग 2 परमाणुओं के बीच बनती है। कोई 2 परमाणु हैं, कंसीडर कर लेते हैं बच्चा, एक यहाँ पे है और एक क्या है ये यहाँ पे। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसके बीच में 3 निस्पंद बनते हैं और क्या कह रहे हैं बच्चे 2 प्रस्पंद बनते हैं, कुछ ऐसी बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चे ये एक निस्पंद होगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, एक निस्पंद बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका एक निस्पंद बनेगा। ये क्या होगा आपका, यहाँ पे एक प्रस्पंद बनेगा और यहाँ पे क्या होगा आपका दूसरा प्रस्पंद बनेगा। तो देखो क्वेश्चन में यही बोला है आपसे कि 3 निस्पंद और 2 प्रस्पंद बन रहे हैं और दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको 1.21 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दूरी दे रखी है। ठीक है, सो अप्रगामी तरंग की लंबाई पूछी हुई है। तो बच्चे यही आपकी तरंग है जिसमें आपके 3 नोड्स और 2 क्या बन रहे हैं, आपके 2 एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो इनके बीच की जो आपकी जो डिस्टेंस 2 परमाणुओं के बीच में होगी वही डिस्टेंस क्या होगी आपकी तरंग की लंबाई की, जो आपकी अप्रगम तरंग की लंबाई है बच्चे वही होगी। तो इसका मतलब आपकी जो अप्रगम तरंग की लंबाई होगी, अप्रगामी तरंग की लंबाई होगी वो कितनी होगी आपकी 1.21 एंगस्ट्रॉम, जो कि है बच्चे आपका पहला ऑप्शन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे दिए गए परिपथ में 9 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र पर आवेश का मान होगा। यहाँ पे आपसे आवेश का मान पूछा हुआ है और किस पे पूछा है बच्चे 9 माइक्रोफैरेड पे पूछा हुआ है। तो अगर बच्चे आप ध्यान से देखो ये 9 माइक्रोफैरेड और ये 10 माइक्रोफैरेड दोनों कैसे हैं बच्चे, ये दोनों ही समांतर केस में हैं। कैसे हैं बच्चे, ये समांतर हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि समांतर केस में जो आपका पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है बच्चे आपका सेम रहता है। तो इस केस में बच्चे क्या होता है आपका जो विभव होता है, विभव जो है वो क्या होता है आपका समान रहता है। विभव जो है बच्चे वो क्या रहता है आपका समान रहता है। तो जरा देखो ये आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, तो क्या होता है बच्चे C = Q/B। आपको चार्ज निकालना है
तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से CV, ठीक है। C का वैल्यू दे रखा है कितना है 9 माइक्रोफैरेड इंटू ये क्या हो गया बच्चे, और ये दे रखा है आपको 10। तो जैसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 90 माइक्रो, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका कूलम। तो आपका जो Q का वैल्यू होगा 9 माइक्रोफैरेड पे वो कितना आएगा आपका 90 माइक्रो कूलम, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये समांतर केस है यहाँ पे, और जब समांतर केस की बात करते हैं बच्चे तो वहाँ पे आपका जो विभव होता है वो क्या रहता है आपका सेम रहता है, ठीक है। तो आप चाहे 10 पे निकालो या 9 पे निकालो, 10 पे निकालोगे तो आपका आएगा कितना, ये होगा 100 माइक्रो कूलम आएगा, ठीक है। चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तांबे के तार को खींचकर 4% से लंबा कर दिया जाता है यदि इसका आयतन नहीं बदलता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि आयतन बच्चे नियत है। आयतन कैसा हो गया आपका, ये नियत है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके विद्युत प्रतिरोध में बच्चे यहाँ पे प्रतिरोधकता होगा, एक्चुअली ये प्रतिरोधकता होगा, यहाँ पे प्रतिरोधकता में प्रतिशत परिवर्तन का मान होगा। जब बच्चे हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं जो कि होता है हमारा रो, तो ये क्या है बच्चे, एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, आपकी नंबर ऑफ डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, आपका नंबर डेंसिटी, और किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कुछ भी तार के लेंथ में अगर कोई भी चेंज करो तो उसके आपकी रेजिस्टिव जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है उसमें आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा होता कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी चेंज होती, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ये दोनों गिवन ऑप्शन में कोई भी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, ना ही यहाँ पे नंबर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपकी प्रतिरोधकता होगी जो कि रेजिस्टिविटी हो, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका 4th ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। कह रहे दिए गए परिपथ में 18 वोल्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 कितना है आपका 600 ओम दे रखा है, R2 दे रखा है आपको 100 ओम, और R3 दे रखा है बच्चे आपका कितना 700 ओम, R4 का वैल्यू भी दे रखा है और R5 दे रखा है, और R2 के साथ लगे एक आदर्श वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना दे रहा है बच्चे आपको 15 वोल्ट है। तो R1 के साथ लगे वोल्ट मीटर की रीडिंग का मान क्या होगा। देखो आपको सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सबके आपको जितने भी प्रतिरोध हैं वो सबके वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप R2 के साथ देखो तो कह रहे हैं कि R2 यहाँ से देखो बच्चे, R2 के साथ लगे एक आदर्श वोल्ट मीटर की रीडिंग दे रखा है आपको, जो कि है बच्चे आपका 15 वोल्ट। मतलब इसके जो क्रॉस वोल्टेज है वो कितना दे रखा है आपको 15 वोल्ट। आपको किसके क्रॉस निकालना है, R1 के क्रॉस निकालना है, ठीक है। देखो ये क्या है बच्चे आपका, ये है आपका, यहाँ पे भी 18 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 18 वोल्ट होगा, तो जो यहाँ पे आपका होना चाहिए ये भी आपका 18 और 18 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या है बच्चे आपका V1 है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे V1 + 15 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए आपका 18 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ट्रांसपोज कर लो, तो ये जो पोटेंशियल होगा बच्चे ये हो जाएगा 18 माइनस का 15, सो पोटेंशियल एट R1 कितना होगा बच्चे आपका 3 वोल्ट। आपका जो R1 पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चे आपका 3 वोल्ट, सो जो कि बच्चे है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उन रेजिस्टेंस से बच्चे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको ये देखना है कि R2 पे कितना पोटेंशियल दे रखा है, और R1 और R2 का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो 18 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 वोल्ट। चलिए 35 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि 5 सेल हैं बच्चे जिसमें से प्रत्येक का EMF आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका 0.2 वोल्ट, ठीक है। और 1 ओम में आंतरिक प्रतिरोध, 1 ओम का दे रखा है आपको बच्चे आंतरिक प्रतिरोध, 10 ओम के प्रतिरोध के बाहरी परिपथ से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस दे रखा है। बाहरी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाएं। तो विद्युत धारा देखो, एक सेल का बच्चे EMF 0.2 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर आप 5 सेल की बात कर रहे हो, यहाँ पे कितने सेल की बात हुई है बच्चे, 5 सेल की बात हुई है, तो यहाँ पे जो बच्चे आपका EMF होगा वो कितना हो जाएगा 0.2 × 5,
तो ये कितना दे देगा आपको बच्चे, ये दे देगा आपको 1 वोल्ट, ठीक है। और ईच में बच्चे कितना आंतरिक प्रतिरोध है, 1 है। तो 5 सेल में जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा, अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे आपका 5 × 1, तो ये कितना दे देगा आपको 5 ओम, ठीक है। और आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना है बच्चे 10, तो यहाँ से टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चे 10 + 5 बराबर कितना होगा आपका 15 ओम, ये देगा आपको टोटल प्रतिरोध, ठीक है। और कह रहे हैं कि बाहरी परिपथ में धारा का मान बताना है आपको, तो बच्चे यहाँ पे आपकी करंट क्या हो जाएगी, I ये हो जाएगा आपका E/R, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है कितनी है 1, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 15, ठीक है। सो 1/15 एम्पियर है आपकी जो करंट, वो होगी क्या, विद्युत धारा जो परिपथ में होगी वो कितनी होगी 1/15 एम्पियर, जो कि ये बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। कह रहे कि एक हवाई जहाज को सीधे A से B तक जाना है, फिर वापस आना है। देखो बच्चे कोई 2 पॉइंट हैं A से B, वहाँ पे जाना है, कंसीडर कर लिए यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं बच्चे क्या है आपका A है, और ये पॉइंट क्या है आपका B है, ठीक है। कह रहे कि हवा के सापेक्ष की गति क्या है बच्चे आपकी v है। यदि हवा AB के लंबवत v वेग से चलती है, तो A और B के बीच की दूरी क्या है बच्चे L है। ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है बच्चे आपको L दे रखी है। तो राउंड ट्रिप के लिए कुल समय होगा, देखो आपको विंड की जो हवा की वेलोसिटी वो आपको स्मॉल v दे रखा है बच्चे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो एरोप्लेन है वो कुछ ऐसे यहाँ से क्या करेगा, उड़ेगा, और इसकी जो आपकी स्पीड है वो दे रखी है बच्चे क्या, कैपिटल V, ठीक है। तो यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, ये आपका एंगल थीटा बनेगा हॉरिजॉन्टल से, और यहाँ से अगर आप इसे कंपोनेंट में डिवाइड करो तो बच्चे ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक और ये होगा इसका क्षैतिज घटक। तो ये हो जाएगा बच्चे कैपिटल V cos थीटा, और ये वाला आपका हो जाएगा क्या, कैपिटल V sin थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है बच्चे, वो क्या कर रहा है, जो आपकी हवा की गति है, ठीक है, उसके क्या कर रहा है, दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल v। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा आपका स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, पूछा है हमसे क्या कि राउंड ट्रिप के लिए क्या समय होगा। अब राउंड ट्रिप का मतलब समझो बच्चे, यहाँ पे क्या है कि A से B गया और B से A वापस आया, तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो आपकी कुल दूरी हो गई यहाँ पे, वो कितनी होगी। अगर मैं कुल दूरी की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा L + L, जो कि हो जाएगा आपका बच्चे 2L, ठीक है। अब देखो V sin थीटा स्मॉल v से आपका बैलेंस हो रहा है। अब एक्चुअल में आपकी जो वेलोसिटी बची वो कौन सी है, कैपिटल V cos थीटा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, जिससे आपका जो एरोप्लेन है मूव करेगा। तो ये आपकी क्या होगी, जो स्पीड होगी आपकी वो क्या होगा बच्चे, दैट इज कैपिटल V cos थीटा। अब हमसे टाइम पूछा हुआ है तो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या होगा आपका, कुल दूरी अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2L है, अपॉन स्पीड कितनी है बच्चे V cos थीटा, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो cos थीटा कहीं नहीं है, इसका मतलब हमको cos थीटा का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। साइन थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो यहाँ से जब आप cos थीटा इक्वल्स टू लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करो आप, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखो, 1 माइनस क्या हो जाएगा ये V² अपॉन कैपिटल V², और इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो कैपिटल V आपका बाहर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका, ये कैपिटल V² माइनस का बचेगा आपका V²। अब बस इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन V एज इट इज़ रहने दो, और cos थीटा की वैल्यू को आप रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/V, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका V² माइनस का V²। तो V से V कट हो जाएगा, तो जो आपका टाइम आएगा राउंड ट्रिप के लिए वो कितना हो जाएगा बच्चे, 2L अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल V² माइनस V², ठीक है। तो अगर आप इसको ऑप्शन से मैच करोगे तो आप देखोगे आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये बच्चे आएगा आपका फाइनल टाइम।
ठीक है, जो है आपका 2l अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल V स्क्वायर माइनस का V स्क्वायर, जो कि होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। कह रहे कि रैखिक वेग का मान क्या है यदि ओमेगा बराबर दे रखा है आपको 3i माइनस 4j प्लस 2k कैप, और यहाँ से आपको r का वैल्यू दे रखा है 3i माइनस 6j प्लस 6k कैप, ये वैल्यू दे रखा है। तो रैखिक v क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है बच्चे ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए होगे, यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो लिख लो यहाँ पे i, ये हो गया बच्चे j, ये हो जाएगा k, और इसका कॉफिशिएंट लिख लो 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3 माइनस 6, और ये क्या होगा आपका प्लस 6। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट होगा आपका आई कैप, तो बच्चे ये आपकी ये वाली रो और ये वाला आपका क्या होगा हाइड होगा, रो और जो भी कॉलम है आपका। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 6 से, तो कितना आएगा आपका माइनस का 24, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका 12। फिर आपको पता है कि ये ऑल्टरनेट चलता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा बच्चे आपका नेगेटिव होगा, माइनस जे कैप, तो ये वाला आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे और ये क्लोज करोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, तो क्या बचेगा 3 6 18 माइनस आपका कितना आएगा यहाँ पे 6, प्लस क्या आएगा यहाँ पे बच्चे के कैप, और अभी करो तो माइनस 18 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस का 12 आई कैप, और माइनस का कितना बचेगा आपका 12 जे कैप, और माइनस का बच्चे बचेगा यहाँ पे 6 के कैप, माइनस का 12 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस का 6 के कैप, जो कि बच्चे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सेकेंड। देखिए कह रहे हैं कि दिए गए त्वरण समय ग्राफ पर विचार करें, यदि प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 6 सेकेंड बाद का वेग क्या होगा। पहले तो आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखो तो आपको एक्सीलरेशन टाइम दे रखा है, ये है आपका एक्सीलरेशन और ये है बच्चे क्या आपका टाइम। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी की वेग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा बच्चे, वेलोसिटी देगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, अगर आप ये देखोगे तो बच्चे ये शेप बना रहा है आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चे आपका हाफ, ये होता है आपका बेस इंटू हाइट। सो हाफ आप एज इट इज़ रहने दो, और बेस कितना है आपका अगर देखोगे तो 6 है, और हाइट कितनी बच्चे आपकी 5 है। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपका 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे दिया जो कि क्या है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर कह रहा है कि प्रारंभिक वेग भी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो आपका v फाइनल होगा, आपका जो भी आपका v फाइनल होगा वो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 15, तो ये कितना दे देगा बच्चे, ये 25। ये कितना आएगा बच्चे आपका 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि है अगर ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है आपको। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 39। कह रहे कि द्रव्यमान रहित रस्सी का एक सिरा जो द्रव्यमान रहित और घर्षण रहित चरखी P के ऊपर से गुजरता है, एक हुक C से बंधा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। रस्सी का अधिकतम तनाव, इसका बच्चे अधिकतम T मैक्स आपको दे रखा है, ये T मैक्स दे रखा है कितना है बच्चे आपका 500 न्यूटन, ये दे रखा है। ठीक है, कह रहे कि न्यूनतम सुरक्षित त्वरण के किस मान के साथ 80 किलो का बंदर, इसका मास आपको दे रखा है, ये मास है बच्चे कितना 80 किलोग्राम। ठीक है, बंदर रस्सी पे नीचे की ओर जा सकता है, मतलब उसको कैसे जाना है बच्चे, नीचे की ओर जाना है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होना चाहिए वो नीचे की ओर होना चाहिए। और आपको पता है इसका mg कैसा वर्क करेगा, आपका डाउनवर्ड वर्क करेगा, और स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा आपका अपवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी FBD लिख लेते हैं। तो इसका FBD क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये होगा mg माइनस टी इक्वल्स टू, ये क्या होगा बच्चे आपका ma। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम हमसे पूछा हुआ है कि न्यूनतम सुरक्षित त्वरण के किस मान के लिए 80 किलोग्राम का बंदर रस्सी पर नीचे जा सकता है। तो आपका T मैक्स का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 500 न्यूटन, तो ये है कितना आपका 80। ठीक है,
और जी का वैल्यू हम 10 यूज़ करेंगे, 80 किलोग्राम है, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस ये वैल्यू आपको दे रखी कितनी है बच्चे 500, और ये कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 800 माइनस 500 आपको कितना देगा 300, और ये कितना होगा बच्चे आपका 80A। तो यहाँ से निकालोगे तो 0 0 कट हो जाएगा, तो जब ए का वैल्यू आएगा बच्चे आपका वो हो जाएगा 30/8। तो इसको सॉल्व कर लो, 8 3 बच्चे क्या हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे बचेगा कितना 6, 8 7 जा आपका होगा 56, एंड 4 बचेगा, 8 5 हो जाएगा बच्चे 50। तो 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूनतम एक्सीलरेशन होना चाहिए बंदर का, जिससे कि वो नीचे की ओर जा सकता है। तो 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, इसका मतलब है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करता है, क्योंकि प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, देहली आवृत्ति। अगर इसमें आपको फार्मूला याद हो तो बच्चे आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका एच न्यू माइनस क्या होता है आपका एच न्यू नॉट, ये होती है आपकी देहली आवृत्ति जो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी पे कोई भी क्या होगा आपका फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका, तो पहला स्टेटमेंट बच्चे क्या होगा, बिल्कुल सही है। अब अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखो बच्चे, कह रहे कि फोटो इलेक्ट्रॉनों का विद्युत आवेश परमाणित होता है। हाँ बच्चे ये भी सही है कि फोटो इलेक्ट्रॉनों का जो विद्युत आपका चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चे आपका क्वांटाइज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। अब अगर थर्ड ऑप्शन को देखो, कह रहे कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, सो ये आपकी किसमें गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपका ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ते हैं, इसकी वजह से नहीं करता। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे करेक्ट होगा। और चौथे को देखो, जहाँ तक जब धातु की सतह पर हल्की रोशनी में होती है तभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत सतह छोड़ देते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या करें कि एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, कि अगर जो भी आपका बच्चे इंसिडेंट रेडिएशन है जो कि आपका एक मेटल पे क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, उसकी एक आवृत्ति होनी चाहिए जो इस देहली आवृत्ति से या तो बराबर हो या इसके क्या हो बच्चे ग्रेटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो कोई भी हल्की रोशनी में तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को नहीं छोड़ेगा। इसके मतलब यहाँ पे हल्की रोशनी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है बच्चे फर्स्ट। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। कह रहे कि एक समान धातु की चेन को एक खुरदरी मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका एक सिरा मेज के किनारे से नीचे की ओर लटकता रहे। जब इसकी लंबाई का 4/5 भाग किनारे पर लटक जाता है तो चेन फिसलने लगती है। उसने पूछा है आपसे तब गतिज घर्षण का गुणांक हो सकता है। तो देखो बच्चे, कोई एक टेबल है, ये कंसीडर कर लो, और यहाँ पे कोई आपकी एक क्या कह रहा है कि एक खुरदरी मेज है कि उस पर एक क्या है, चेन लटक रही है। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, कोई एक चेन है यहाँ से और यहाँ से कुछ ऐसे ये लटक रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 4/5 भाग इसका 4/5 भाग ये क्या कह रहा है, वो 4/5 पोर्शन इसका क्या कर रहा है, लटक रहा है। और अच्छा बचा हुआ कितना है, बचा हुआ क्या होगा बच्चे आपका, ये कितना होगा 1 - 4/5 ही तो होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करोगे तो बचेगा आपका 1/5। ठीक है, तो बच्चे इसमें आप लोग एक फार्मूला पढ़ते हो स्टैटिक फ्रिक्शन का, μs = ये होता है कि जितना पोर्शन आपका मेज के नीचे लटक रहा है, ठीक है, अपॉन क्या होता है आपका जितना पोर्शन आपका मेज के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप मेज के नीचे देखोगे तो क्या है बच्चे, ये 4/5 है, और मेज पे बचा हुआ पोर्शन कितना है बच्चे आपका 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो 5 से 5 कट हो गया, तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना आएगा बच्चे आपका 4। लेकिन आपसे पूछा क्या है,
गतिज घर्षण का गुणांक पूछा हुआ है। तो बच्चे एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो गतिज घर्षण गुणांक का मान होता है वो हमेशा या तो आपका लेसर होता है या इक्वल होता है किससे, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के कॉफिशिएंट से। ठीक है, तो अगर आप देखो तो या तो 4 हो सकता है या 4 से कम हो सकता है आपका जो भी गतिज घर्षण का गुणांक है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो पहला दे रखा है 4.5 जो कि 4 से क्या है, बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा 5, तीसरा भी ग्रेटर है, तीसरा आपको 3 दे रखा है। तो इससे लेस हो सकता है बच्चे, आपका म्यू के का वैल्यू आपका म्यू एस से लेस हो सकता है। तो बच्चे इसका ऑप्शन जो होगा वो 4th करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है आपको। सो बच्चे ये β1 का वैल्यू आपको दे रखा है। ये जो वैल्यू है कंसीडर कर लेते हैं, आपका क्या है, β1 का वैल्यू है। यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है, मतलब स्लिट और स्क्रीन की बात हो रही है बच्चे, तो यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल D की। ठीक है, तो दो स्लिट के बीच की दूरी आधी हो जाती है। अच्छा, स्लिट के बीच की दूरी की बात हो रही है बच्चे, ये बात हो रही है आपकी स्मॉल d की। ठीक है, और तरंग की लंबाई आपको दे रखा है कितना है, 6.4 10⁻⁷ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर है। नई फ्रिंज चौड़ाई का वैल्यू होगा। सो चलिए हम लोग जरा लिखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई होती कितनी है, इसको बीटा कंसीडर कर लेते हैं। ये होता है बच्चे आपका d⁻⁴ जहाँ पे कैपिटल D क्या होता है आपका, कैपिटल D आपका क्या होता है आपका, ये होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, और स्मॉल d क्या होती है बच्चे आपके स्लिट, दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो बच्चे आपकी क्या होती है, स्मॉल d। और स्मॉल d आपका मच लेसर होता है बच्चे कंपेयर टू कैपिटल D। ठीक है, तो चलो पहले केस में लिख लो बच्चे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं β1 इक्वल्स टू क्या है, d1 λ1 d1। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि d2 इक्वल्स टू क्या है बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ अगर d1 कर दिया जाए तो जो आपका d2 है, स्मॉल d2 है, ये क्या हो जाता है आपके पहले d1 का आधा हो जाता है। ठीक है, और λ1 और λ2 की वैल्यू आपको दे रखा है, ये हो जाएगा आपका λ1, और ये जो वैल्यू है ये क्या होगी आपकी λ2 की वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे β2 का वैल्यू रखो बच्चे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा d2 λ2 अपॉन आएगा बच्चे यहाँ पे d2। अब आप इनको डिवाइड कर दो तो β1 अपॉन β2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा d1 λ1 d2 अपॉन ये हो जाएगा d2 λ2, यहाँ पे आएगा आपका d1। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे d1 को ऐसे ही रहने दो, λ1 का वैल्यू कितना है आपका 6.4 × 10⁻⁷, d2 क्या बोला है आपका, d1 का हाफ हो जाता है तो d1/2 हो जाएगा ये, और d2 कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ d1, ये वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। और λ2 का जो वैल्यू है ये है आपका 4 × 10⁻⁷। ठीक है, और d1 का वैल्यू आपका एज इट इज़ रह जाएगा, तो इसको ऐसे रख दो। ठीक है, तो देखो d1 से d1 कट हो रहा है और स्मॉल d1 से स्मॉल d1 कट हो रहा है। ये हो जाएगा कितना बच्चे आपका 2 2 4 एंड 4 4 16, 10⁻⁷ से 10⁻⁷ चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे β1 अपॉन β2 जो है आपको मिलेगा कितना, ये वो मिलेगा आपको 6.4 अपॉन हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देगा ये 0.4। देखो β1 का आपको वैल्यू दे रखा है कितना है, ये 1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो बच्चे β1 आपको दे रखा है कितना है 1 × 10⁻⁴ अपॉन β2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। सो अगर आप β2 के लिए सॉल्व करोगे यहाँ पे तो β2 का जो वैल्यू है वो कितना दे देगा आपको, ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁴ अपॉन क्या हो जाएगा 0.4। तो यहाँ से हटा लो, इसको इंक्रीज़ कर लो, तो 4 2 8 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5, तो क्या हो जाएगा 4 5 20। तो जो β2 का वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 2.5 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, हालांकि कोई यूनिट नहीं दे रखी है तो हम यूनिट नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। कितना आएगा आपका बच्चे 25 × 10⁻⁴। तो देखिए अगर ऑप्शन देखोगे बच्चे तो चौथा ऑप्शन आपको दिखा रहा है 2.5 × 10⁻⁴। 43 कह रहा है बच्चे कि एक बच्चा अपने केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमते हुए एक मंच के केंद्र पर हाथ मोड़कर खड़ा हुआ है और कोणीय संवेग वहाँ पे L है।
बच्चा जब अपनी भुजाएं फैलाता है, जब वो अपनी भुजाओं को स्ट्रेच करता है बच्चे, ताकि निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाए आपका दोगुना हो जाए, मतलब जो आई डैश है बच्चे वो क्या हो जाए बच्चे आपका 2i हो जाए। ठीक है, तो पूछा है आपसे निकाय का कोणीय संवेग क्या होगा। देखो बच्चे जैसे ही वो अपनी भुजाओं को क्या करेगा, फैलाएगा, सो आपका जो टॉर्क है, जो आपका बल आघूर्ण है बच्चे, वो क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। ठीक है, जो आपका बल आघूर्ण है बच्चे वो क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, अब आपका बल आघूर्ण बच्चे 0 हो गया तो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है बच्चे आपका, ये देता है टाउ इक्वल्स टू dl/dt। अगर बच्चे ये वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो बच्चे क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस केस में ही आपका जो बल आघूर्ण है वो क्या होगा बच्चे आपका 0 होगा। ठीक है, तो आपका जो पहले एंगुलर मोमेंटम था वही आपका बाद में भी होगा, इसका मतलब वो क्या होगा L होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो जाता है और पदार्थ के अंदर अपवर्तित किरण का वेग होगा। तो देखो पहले हम बच्चे निकाल लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है बच्चे क्या आपका tan IP। तो ये एंगल दे रखा है, सो यहाँ पे पोलराइज हो जाता है, ये आपको बोला हुआ है। तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे आपका tan 60 हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चे आपका √3। अब अगर हम बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब v का वैल्यू क्या होगा। सो v इक्वल्स टू अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो बच्चे यहाँ पे c/μ। c का वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸ होता है, और म्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है, ये क्या होता है आपका √3। इसको आप फर्दर सॉल्व करो, रेशनलाइज कर लो, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे √3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आई थिंक आपको थर्ड ऑप्शन देगा √3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कह रहे कि पूर्णतया अप्रत्यास्थ क्षण के लिए यंग गुणांक है। तो अप्रत्यास्थ की बात, पूर्णतया अप्रत्यास्थ की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो आपका यंग गुणांक होता है बच्चे वो क्या होता है बच्चे 0 होता है। क्या होता है, ये 0 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था डायरेक्ट। तो हमेशा आप याद रखो कि अगर कोई भी आपका कैसा है अप्रत्यास्थ क्षण है, उसके लिए आपका जो यंग गुणांक होगा वो क्या होगा बच्चे 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। कह रहे कि त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R के संकेंद्रित खोखले गोले पर आवेश कैपिटल Q बाहरी गोले पर और Q आंतरिक गोले पर वितरित है, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव होगा। आपसे क्या पूछा हुआ है कि उभयनिष्ठ केंद्र पे आपको बताना है कि कितना विभव होगा, ये आपको बताना है। तो चलो बच्चे देखो कि आपको कोई यहाँ पे संकेंद्रित खोखले गोले दे रखे हैं, सो उनकी बात हो रही है। तो ये आपका पहला गोला है, इस पे बच्चे क्या है आपका कैपिटल Q है, ये जो वैल्यू है आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको दे रखा है कैपिटल Q और यहाँ पे दे रखा है आपको स्मॉल q। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव होगा, मतलब आपसे इस सेंटर पे पूछा हुआ है क्योंकि दोनों का ही सेंटर होगा ये। ठीक है, और इसकी रेडियस बच्चे क्या है आपकी स्मॉल r है, इसका रेडियस क्या है बच्चे आपका कैपिटल R है। ठीक है, तो इस स्मॉल गोले की वजह से जो छोटा गोला है उसकी वजह से आपका पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा बच्चे आपका KQ/R। ठीक है, तो K का वैल्यू रख सकते हो। अगर आप V2 का वैल्यू देखो मतलब इस बड़े गोले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका KQ/R। ठीक है, ये होगा आपका कैपिटल R। तो अगर टोटल पोटेंशियल देखोगे उभयनिष्ठ पॉइंट पे तो क्या होगा बच्चे आपका V1 + V2। सो यहाँ पे क्या K कॉमन ले सकते हैं हम, और क्या लिखेंगे बच्चे, ये हो जाएगा आपका Q/r प्लस क्या हो जाएगा आपका कैपिटल Q/R। तो यहाँ पे क्या करो आप K का वैल्यू यूज़ कर लो, ये हो जाएगा 1/4πε0। ये क्या हो जाएगा आपका Q/r प्लस कैपिटल Q/R।
ठीक है। तो ये आएगा आपका उभयनिष्ठ केंद्र पर नेट पोटेंशियल, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखा रहा है सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों में स्मॉल आर दे रखा है तो ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखो स्मॉल क्यू के साथ आपको कैपिटल आर दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, और शून्य तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि एसएचएम में अधिकतम त्वरण होता है, कब होता है बच्चे? अधिकतम त्वरण क्या होता है आपका? ए मैक्स इक्वल्स टू, ये होता है बच्चे आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये मैक्सिमम कम होगा जब आपका x का वैल्यू क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपका जो a मैक्स है बच्चे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आयाम पे क्या होगा, आपका जो त्वरण है वो क्या होगा बच्चे, अधिकतम होगा, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि एक प्रिज्म जिसका कोण छोटा है, प्रिज्म कोण छोटा है जिसका अपवर्तनांक दे रखा है बच्चे आपको 1.5 है, से 5 डिग्री का विचलन देखा जाता है, प्रिज्म का कोण है बच्चे। आपका डेविएशन एंगल क्या होता है, ये होता है म्यू माइनस 1a, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, प्रिज्म का कोण पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिज्म का कोण। ये आपका डेविएशन एंगल है, ये बच्चे क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है आपको 5 डिग्री दे रखा है, ये कितना है आपका 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका a। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बचेगा 5/0.5 इक्वल्स टू आपका a बचेगा। फर्दर सॉल्व करो तो जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना बचेगा आपका बच्चे, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री बच्चे आपका राइट आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। यदि एक कोशिका नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो ऊपर उठने वाले द्रव की ऊंचाई होती है। तो बच्चे अगर हम उसके ऊंचाई की बात करें तो ये रेडियस से सीधे आपको क्या देता है, एच प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि जो आपका फार्मूला होता है बच्चे एच का, ये क्या होता है आपका, ये होता है बच्चे 2t cos थीटा अपॉन ये क्या होता है आपका ρr(g), ठीक है। तो अगर आप सीधे से देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका रेडियस है, कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कह रहे हैं कि व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यदि d डैश को क्या कर दें हम 2 टाइम्स d कर दें, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस भी तो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी 2r हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वांटिटी बच्चे आपकी इंक्रीज हो रही, तो ये क्वांटिटी क्या होगी बच्चे आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो h डैश का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1/2r, और मतलब ये क्या था आपका, ये था 1/r आपका क्या था बच्चे h। तो हम h डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ से h/2। तो इसका मतलब है कि ऊपर उठने वाले जो द्रव की ऊंचाई हो जाएगी वो क्या रह जाएगी बच्चे, आधी हो जाएगी। क्या होगी बच्चे, आधी होगी। तो 2 बार तो नहीं होगा, पहले जैसा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, कह रहे कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता आपको दे रखा है जो कि है 14, जब इसे समानांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, 75 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लंबाई होती है, क्या होगी ये आपको बताना है। देखो आपको आवर्धन क्षमता बच्चे दे रखा है, सो आवर्धन क्षमता बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका F0/Fe, ठीक है। और ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 14। तो अगर आप देखो यहाँ पे F0 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चे, 14Fe, ठीक है। और कह रहे हैं कि अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, ये आपकी दे रखा है 75 सेंटीमीटर। मतलब आपको दे रखा है F0 प्लस Fe इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 75 सेंटीमीटर। अब जरा इस F0 के वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 14Fe प्लस Fe इक्वल्स टू क्या होगा आपका 75, और ये कितना हो जाएगा आपका 15Fe इक्वल्स टू 75, और यहाँ से जो आपका Fe का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बच्चे, 75/15, ये दे देगा आपको बच्चे क्या, 5 सेंटीमीटर ये देगा, ठीक है। अब इस Fe का वैल्यू आप इक्वेशन में रखो तो क्या हो जाएगा आपका F0 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 75 माइनस 5, ये दे देगा आपको बच्चे क्या, 70 सेंटीमीटर, जो कि है बच्चे आपका 5 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है बच्चे आपका 70 सेंटीमीटर, जो कि बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो बच्चों ये था आपके 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन फिजिक्स के हिंदी माध्यम का।
ओके, सो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। सो थैंक यू सो मच।